गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन एवं स्वागत। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे पुष्पासन और सहपत्र। ये टॉपिक कक्षा 11 की विषय जीव विज्ञान की 5वीं यूनिट से संबंधित है। क्या पढ़ेंगे? पुष्पासन और सहपत्र, ये संरचना होती क्या है। तो इसको समझने के लिए हम इससे पूर्व पढ़े गए एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक था हमारे पास में पुष्प की संरचना। उस संरचना के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पुष्प में, किसी भी पुष्प में दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग होते हैं वो बाह्यदल पुंज और दलपुंज कहलाते हैं, जबकि आवश्यक अंगों के अंतर्गत पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। एक वर्ड और हमने पढ़ा था कि पुष्प एक रूपांतरित परोह है। क्या है? रूपांतरित परोह। इसका मतलब ये सभी अंग पत्र के रूपांतरित भाग है, इसलिए उसको हम पुष्प पत्र के नाम से जानते हैं। क्या क्या होंगे पुष्प पत्र? बाह्यदल, दल, पुंकेसर और जायांग। ये परिवर्तित हो गया और विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण किया। ये सभी संरचनाएं या रचनाएं किस पर स्थित होती हैं? पुष्पासन पर स्थित होती है। और पुष्पासन का आधारीय भाग लंबा व्रंत नुमा संरचना होती है, उसको नाम देते हैं पुष्पव्रंत। हमने इसके बाद में शब्दावली में पढ़ा था कि जब पुष्प में पुष्पव्रंत उपस्थित होता है तो उसको नाम देते हैं सव्रंत, और नहीं पाया जाता तो नाम देते हैं अव्रंत। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस पुष्पव्रंत के आधारीय भाग पर पाई जाने वाली पर्णनुमा संरचना, इसके पुष्पव्रंत के आधारीय भाग पर, इन पर्णनुमा संरचनाओं को कहते हैं सहपत्र। सहपत्र कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग पादपों में अलग अलग कंडीशन पाई जाती है। किसी में जुड़े हुए होते हैं, किसी में चक्र के रूप में होते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस पुष्पव्रंत का ऊपरी भाग जो पुष्पासन कहलाता है, जिसके ऊपर पुष्पव्रंत लगे हुए होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्पासन की परिभाषा होती क्या, किस स्ट्रक्चर को हम पुष्पासन कहते हैं। तो परिभाषा क्या होती है? पुष्पव्रंत का शीर्षक भाग जो कैसा हुआ हो? फूला हुआ हो, और इस फूले हुए भाग पर पुष्प के सभी भाग, सभी पुष्प पत्र लगे हुए हो, उस संरचना को पुष्पासन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको। पुष्पव्रंत का शीर्षक भाग जो फूला हुआ, शीर्षक फूला हुआ भाग जिस पर सभी पुष्प पत्र लगे हुए हो, उस संरचना को, उस रचना को पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। अब ये पुष्पासन होता कैसा है, दिखता में कैसा है? इस प्रकार की संरचना के रूप में हमें ये दिखाई देता है। तो ये एक बहुत ही छोटा और संघनित होता है। इसमें पर्व और पर्वसंध्या जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन अधिकांश पुष्पासन में वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। कुछ एक पुष्प होते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से पर्व और पर्वसंध्या दिखाई देती है। तो हम सारांश में कह सकते हैं कि पुष्पासन छोटा होता है, बहुत ही संघनित प्रकार का होता है। इसमें पर्व और पर्वसंध्या जैसी संरचना दिखाई दे सकती है। पुष्पासन कितने प्रकार का होता है? प्रकार का देखते हैं। तो ये पुष्पासन संरचनाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक को नाम देते हैं दल व्रंत या दलधर व्रंत, इसको हम इंग्लिश में एंथोफोर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पुमुंग व्रत या पुमुंगधर अथवा एंड्रोफोर कहेंगे उसको। और तीसरा होता है जायांग व्रत या गाइनोफोर। तो कुल कितने प्रकार का हुआ? 3 प्रकार की संरचना होगी। अब ये तीनों प्रकार की संरचना होती कैसी, उस संरचना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको आखिर हम क्यों कहते हैं कि एक दलधर होता है, दूसरा पुमुंग व्रत होता है, और तीसरा जायांग व्रत होता है। जो पहला डायग्राम है, इस डायग्राम के अंतर्गत सभी अंग लगे हुए हैं। इस प्रकार की संरचना बनी हुई है। हम जब रूपांतरित परों के संदर्भ में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित भाग है। किसका है? अक्ष का है। इसका मतलब पुष्पासन और पुष्पव्रंत क्या है? अक्ष के समान है। अक्ष है, स्तंभ है, तो स्तंभ होने का इसमें पर्व और पर्वसंध्या पाई जाती होगी। और दूसरा, हमें ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि
पादप के किसी भी भाग पर, जैसे ये स्तंभ है, अब इस स्तंभ पर कितनी भी कलिकाएं या शाखाएं विकसित होगी वो हमेशा किससे होगी? हमेशा पर्व संधि से होगी। जहाँ पे पर्व भाग है उस पर्व भाग से किसी भी प्रकार की कलिकाएं विकसित नहीं होती। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और वही कलिका आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? शाखाओं का निर्माण करेगी, पर्ण का निर्माण करेगी और पुष्प का निर्माण करेगी। तो कलिका कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की कलिका। अथवा कुछ कलिका ऐसी भी होगी जो कि जनन में भाग ले सकती है, तो अपस्थानिक कलिका के रूप में जानी जाएगी। लेकिन होगी किससे? वो हमेशा पर्व संधि से होगी। जब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत पाए जाने वाले पुष्प पत्र, जो पत्र संरचनाओं का रूपांतरित है, तो वो भी किस पे लगे होंगे? पर्व संधियों पे लगे हुए होंगे। लेकिन यदि ये पर्व की लंबाई अत्यधिक छोटी है और बहुत ही संघनित अवस्था, तो एक पर्व संधि, दूसरी पर्व संधि और तीसरी पर्व संधि पास पास में आ जाती है। फलस्वरूप इस पे लगे हुए सभी संरचनाएं एक स्थान से उत्पन्न हुई मानी जाती है। तो प्रारूपी की संरचना में क्योंकि पर्व बहुत छोटे हैं, इसलिए सभी अंग हैं, बाह्यदल है, दल है और पुंमुंग है, जायांग है, वो एक स्थान पे लगे हुए हैं। लेकिन अब यदि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तनीय संरचना ये हो जाती है कि पर्व की लंबाई बढ़ गई। बढ़ने से बाह्यदल तो इस स्थान पर रह गए और दल है वो ऊपर चले गए। कौन से पर्व की लंबाई बढ़ी है? जो बाह्य दल और सेकंड नंबर दल के मध्य का था, जबकि दल और पुंकेसर तथा पुंकेसर और जायांग के मध्य का पर्व है वो अभी भी संघनित अवस्था के अंतर्गत ही है। कौन सा पर्व बढ़ा? पर्व की लंबाई में वृद्धि हुई बाह्य दल और दल की। इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली इस संरचना को नाम देते हैं दलवृंत या दलधर, अथवा उसको नाम देते हैं एंथोफोर। इसके कारण बाह्य दल नीचे रह जाते हैं और दल है वो ऊपर चले जाते हैं। क्या होगा? ये दल और बाह्य दल की मध्य का पर्व होता है वो लंबा हो जाता है, तो इस संरचना को क्या नाम देते हैं? दलवृंत। अब दूसरी स्थिति में है ये कि जब पर्णवृंत की लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन वो पर्णवृंत कौन सा था? वो पर्णवृंत था दल के और पुंकेसर के मध्य का, अर्थात बाह्य दल और दल के मध्य का पर्व है वो छोटा है। इसके कारण ये दोनों संरचनाएं पास पास में स्थित है, लेकिन दल तथा पुंकेसर के मध्य की पर्व की लंबाई में वृद्धि होगी, जिसके कारण जायांग और पुंकेसर शीर्ष भाग पर स्थित हो गए, जबकि दल और बाह्यदल आधार्य भाग पर स्थित होगी। इसके बीच में एक बड़ा सा गैप है। इस पर्व को, इस लंबे पर्व को नाम देते हैं पुमुंग वृंत। किसके मध्य का पर्व लंबा होगा? दलपुंज और पुमुंग के मध्य। पुमुंग वृंत को नाम देते हैं एंड्रोफोर। तीसरी स्थिति में क्या हो जाता है? तीसरी वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत दल, बाह्यदल पहला, उसके बाद में दलपुंज, इन दोनों के मध्य का पर्व है वो छोटा, इसके कारण एक दूसरे के पास पास में स्थित है। लेकिन इसके साथ में पुंकेसर और दलपुंज के मध्य का पर्व भी छोटा है। इसके कारण ये तीनों संरचनाएं, कौन सी संरचना है? बाह्य दल, दल और पुंकेसर एक दूसरे के साथ साथ में लगे हुए होते हैं। लेकिन पुंकेसर तथा जायांग के मध्य का पर्व की लंबाई में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जायांग या स्त्री केसर शेष अंगों से ऊपर की ओर लगा हुआ दिखाई देता है। इस पर्व को नाम देते हैं जायांग वृंत अथवा गाइनोफोर। क्या नाम देंगे? गाइनोफोर। तो इस प्रकार से पर्व और पर्व संधियों की लंबाई के आधार पर, पर्व की लंबाई के आधार पर पुष्पासन 3 प्रकार का होता है।
दलवृंत प्रकार में, पुंबुंग वृंत में और जायांग वृंत में। इन पुष्पासन पर पुष्प पत्र किस प्रकार से लगे हुए हो, इसके आधार पर अर्थात पुष्प पत्र के निवेशन या निवेश के आधार पर हम पुष्प को 3 भागों में विभक्त होते हैं। अधो जाएंगी, परी जाएंगी, ऊपरी जाएंगी। नंबर पहला देखते हैं, अधो जायांगी अथवा जायांग धर पुष्प क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपो। क्या नाम देते हैं? हाइपो और गाइनस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो, और गाइनस का मतलब होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम, और गाइनोसियम को लिखते हैं हिंदी में जायांग। ऐसे पुष्प में क्या होगा, जायांग के नीचे सभी पुष्प पत्र स्थित होंगे। किसके नीचे? जायांग के नीचे। ये स्थिति तब होती है जब पुष्पासन उत्तल आकार का हो। कैसा है? इस प्रकार का फूला उत्तलाकार है, और उत्तलाकार होने के कारण जायांग ऊपर की ओर स्थित है, जबकि शेष सभी अंग पुंकेसर, दलपुंज और बाह्यदल, ये सभी संरचना इस जायांग से नीचे की ओर स्थित होती है। इसलिए इस प्रकार के पुष्प को हम नाम देते हैं अधो जायांगी अथवा जायांग धर, क्योंकि इन पुष्पों में जायांग ऊपर की ओर स्थित है। इसलिए अंडाशय को कहते हैं उच्चवर्ती या ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो इसमें अधो जायांगी या जायांग धर में पुष्पासन उत्तलाकार होता है, जायांग के नीचे सभी पुष्प पत्र स्थित, और अंडाशय कैसा होगा? उच्चवर्ती। उच्चवर्ती क्या होगा अंडाशय? ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो जायांग की है, और जायांग के आधार ये बाकी फूली हुई संरचना कहलाती है अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। तो अंडाशय कहाँ है? अन्य भागों से ऊपर की ओर स्थित है, इसलिए उसको नाम देते हैं अंडाशय उच्चवर्ती प्रकार का। दूसरा है परी जाएंगे। पेरी गाइनस, परी जाएंगे, पेरी और गाइनस। पेरी का मतलब होता है पेरीफ्रेल, परिधि पर, इसका मतलब। और गाइनस का तात्पर्य क्या होगा? गाइनस, गाइनोसियम, जायांग। इसका मतलब अब इस प्रकार के पुष्प में क्या होगा? जायांग के चारों ओर या परिधि पर विभिन्न प्रकार के पुष्पांग लगे हुए होंगे। केंद्र में जायांग स्थित होगा। तो हम इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सामान्य तौर पर पुष्पासन होता है वो हल्का सा अवतलाकार होता है, हल्का अवतलाकार, और इस अवतलाकार के आधारीय भाग पर जायांग स्थित होता है, और परिधीय भाग पर विभिन्न प्रकार के पुष्पीय संरचना पाई जाती है। लेकिन इस प्रकार के पुष्पों में अंडाशय कभी भी इस पुष्पासन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। वापस सुन लीजिए, पुष्पासन हल्का अवतलाकार होता है, अवतलाकार, और अंडाशय पुष्पासन से जुड़ा हुआ नहीं होता। तो अंडाशय की भित्ति, अंडाशय भित्ति पुष्पासन से जुड़ी हुई नहीं होती।
और सभी पुष्प पत्र कहाँ लगे होते हैं? पुष्प पत्र परिधि पर स्थित होते हैं, परिधि पर। तो ये कैरेक्टर हो गए परिजायंगी के। पुष्प को नाम देंगे परिजायंगी। तो इस स्थिति में अंडाशय किस प्रकार का होता है? अंडाशय, तो अंडाशय की स्थिति होती है, उसको नाम देते हैं अर्ध अधोवर्ती, अर्ध अधोवर्ती। हो गया कंप्लीट। पेरिगाइनस के बाद में तीसरे प्रकार का पुष्प है, उसको नाम देते हैं ऊपरी जायंगी। तीसरे प्रकार का पुष्प है ऊपरी जायंगी। ऊपरी जायंगी पुष्प को लिखते हैं एपीगाइनस। अब गाइनस का मतलब क्या हुआ? जायांग, और एपी का मतलब होता है ऊपरी ओर, ऊपरी की ओर। इसका मतलब सभी पुष्प पत्र गाइनोसियम से ऊपर की ओर स्थित होता है। किससे? गाइनोसियम या जायंग से ऊपरी की ओर स्थित होता है। ये कब होगा? जब पुष्प होगा वो अवतलाकार होगा। तो ये पुष्प है वो अवतलाकार, गहरी गुहिका के रूप में होता है, और इसकी गुहिका के अंतर्गत जायांग स्थित होता है, लेकिन अंडाशय की भित्ति है वो इस पुष्पासन से जुड़ी हुई होती है। अब जितने भी प्रकार के पुष्पांग हैं वो पुष्पांग कहाँ पे स्थित होते हैं? पुष्प पत्र या पुष्पांग इस अवतलाकार सतह के परिधि जो ऊपर की ओर उठी हुई है उस पर स्थित होता है। इसके कारण इन सभी पुष्प पत्रों का आधार इसके अंडाशय के आधार से बहुत ऊपर की ओर स्थित होते हैं। तो कहाँ पे स्थित हो गए? ऊपर की ओर स्थित हो गए। इस प्रकार के पुष्प को नाम देते हैं एपीगाइनस या परिजायांगी। अब इस प्रकार के पुष्प में अंडाशय की स्थिति क्या है? तो अंडाशय नीचे की ओर स्थित है, इसलिए उसको नाम देते हैं अधोवर्ती। क्या कहेंगे? अधोवर्ती। तो ये तीन प्रकार के पुष्प पत्र के निवेशन के आधार पर होते हैं, अधोजायंगी, परिजायंगी और ऊपरी जायंगी प्रकार की। परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि अधोजायंगी पुष्प क्या होता है, इसके बारे में स्पष्ट करो। तो डायग्राम, उसके करैक्टर इत्यादि लिखने होते हैं। पुष्पासन के बाद में अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सयपत्र क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सयपत्र जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये एक पर्णनुमा संरचना है जो पुष्पवृंत के कक्ष में पाई जाती है, यानी पुष्प है वो इसके कक्ष से विकसित होता है। तो किसके समान संरचना है? पर्ण समान संरचना। ये सयपत्र का मुख्य कार्य क्या होता है कि रंगीन और आकर्षक तथा सुगंधित होने के कारण कीटों को अपनी आप आकर्षित करते हैं, अर्थात सयपत्र पुष्प में परागण क्रिया के लिए सहायक होता है। बोगनविलिया के अंतर्गत पाए जाने वाले सयपत्र होते हैं, बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं। रंगीन और बड़े होने का स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो कई बार हम अज्ञानतावश कह सकते हैं कि ये जो बोगनविलिया में रंगीन संरचना वो दल है, लेकिन वो दल नहीं होता है। वो कौन सा भाग होता है? वो सयपत्र है। कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार में देखिए, पहला प्रकार है उसको पर्णवृंत कहते हैं। ऐसा जिलेनिका नामक पादप में पाया जाता है, जिलेनिका में। इस जिलेनिका में पाए जाने वाले इस संरचना को, जिसको क्या नाम देते हैं? पर्णवृंत। क्या है ये? सयपत्र। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होने के कारण किसके समान दिखाई देते हैं? पर्ण के समान। दूसरे जो प्रकार के पाए जाते हैं वो शल्की प्रकार के हैं। शल्की प्रकार होने के कारण कैसे होंगे? छोटे, शल्क, पतले, झिल्लीनुमा संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से ऐसी स्थिति में इसका कार्य क्या होता है? कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। और किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सूरजमुखी में। नाम से स्पष्ट है ये सूरजमुखी, जिसमें कैपिटोलम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है और दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, बिंब पुष्पक और रे पुष्पक। तीसरे प्रकार का होता है उसको नाम देते हैं स्पेत प्रकार का। स्पेत होते हैं बड़े और रंगीन, और कहाँ पे स्थित होते हैं? पुष्पक्रम के चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर देते हैं। किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से केला में दिखाई देता है।
मक्का में दिखाई देता है। मक्का में पाई जाने वाली मासल पर्ण संरचना क्या कहते हैं? पर्ण कहते हैं। तो वो पर्ण है क्या? सैपत्र है। तीसरे प्रकार की कंडीशन है वो नेक्स्ट चौथी प्रकार के जो सैपत्र वो दलाभ, दल के समान। दल होते हैं रंगीन और आकर्षक, तो दल के समान ये सैपत्र भी रंगीन और आकर्षक होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? बोगनवेलिया के अंदर पाए जाते हैं। एक आता है नीच चक्र। नीच चक्र का मतलब होता है जब सैपत्र एक से अधिक चक्र रूप में विन्यासित होते हैं। कहाँ पे दिखाई देता है? सूरजमुखी के अंदर दिखाई देता है ये सूरजमुखी। तो सल्की प्रकार के और नीच चक्र दोनों प्रकार के है क्या? इस पुष्पक्रम के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है। जैसे इस प्रकार की संरचना होगी जिसमें पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, पर्ण समान संरचना। वो पर्ण समान संरचना क्या है? सैपत्र है। उसको नाम देते हैं नीच चक्र। ये तो हुआ पूरे पुष्पक्रम की बात, सूरजमुखी पुष्पक्रम के चारों तरफ पाए जाने वाले। जबकि बिंब पुष्पक के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली नुमा संरचना को क्या नाम देते हैं? सल्की सैपत्र। एक होता है अनुबाह्यदल। बाह्यदल के अतिरिक्त बाह्यदल के समान पाई जाने वाली संरचना है। ये मूल रूप से सैपत्रिकाओं के रूपांतरण होते हैं। गुड़ल के अंतर्गत अनुबाह्यदल देखने को मिलते हैं। एक होता है तुष सैपत्र, ग्लूम कहते हैं जिसको। ये ग्लूम भी कैसे होते हैं? शुष्क होते हैं। पहला भाग शुष्क भूरे रंग के होते हैं, झिल्ली समान होते हैं, झिल्ली समान को क्या नाम देते हैं? ग्लूम कहते हैं या तुष सैपत्र कहते हैं। ये तुष कहलाएंगे, सैपत्र का रूपांतर। और किस में पाया जाएगा? ये गेहूं के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसमें भी स्पाइकिकाएँ पाई जाती हैं। उस पुष्पक्रम के अंतर्गत तुष अथवा ग्लूम पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से अनाज अथवा धान के अंतर्गत एग्जाम्पल है। तो उसका एग्जाम्पल एक ले लिया हमने गेहूं का। तो ये कुल 7 प्रकार के संरचनाओं के आधार पर, कार्यों के आधार पर 7 प्रकार के सैपत्र पाए जाते हैं। ये होगी सैपत्र की परिभाषा। तो इस प्रकार से इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक पुष्पासन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया आपने, सैपत्र क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम दल और बाह्यदल के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।